चलो बस ठीक है ना, शांत हो जाओ। नेक्स्ट बात नहीं, हम लोग लास्ट क्लास में क्या किए थे बोलना, लास्ट क्लास में हम लोग क्या कर रहे थे? हाँ ठीक है, तो सुन लो पहले एक सेकेंड। इस सीवी में ना इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला जो पार्ट है पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। उसमें गॉस लॉ अलग से गिवन है, अलग चैप्टर दिया हुआ है, बट हम लोग पढ़ते इलेक्ट्रोस्टैट में ही है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसको बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स का पूरा अलग से एक चैप्टर गिवन है। तो आप निकल लिया ना इलेक्ट्रोस्टैट का पहला चैप्टर, पूरा हो गया, डाउट नहीं है कुछ भी? जल्दी करो उसको। और भाई क्यों कर लिए पूरा? कब करोगे भाई? वो करना इंपॉर्टेंट है दोनों। हाँ हाँ, समझ पा रहे हो ना? जल्दी करो प्लीज, 2 दिन में कर लेना, ठीक है ना। फिर मुझको देना कुछ डीपीपी, तुमको दूंगा, ठीक है, निकाल के, वो भी करना है। मंडे तक लेट हो जाएगा, फिर आगे बढ़ जाएगा सिलेबस। इलेक्ट्रोस्टैट के पहले सीवी करो, फिर पीवाईक्यू करो, फिर वहां पे कुछ हमारे पास डीपीपी है वो भी करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट लिखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बात नहीं प्लीज, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हाँ नए पेज से लिखना प्लीज, ठीक है ना। पूरा अलग से ही चलेगा सेक्शन, चैप्टर तो नहीं है पढ़ते उसी में है, बट एससीवी में अलग चैप्टर गिवन है, ठीक है। तो आप नए पेज से लिखना प्लीज, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हाँ इलेक्ट्रोस्टैट वाला पार्ट पूरा है। देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स 2 या 3 क्लास मैक्सिमम। हाँ लिख गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसमें लिखो पहले 2 लाइन, फिर आगे बढ़ते हैं। लिखो, इट रिप्रेजेंट्स, इट रिप्रेजेंट्स, यहां से कॉपी कर लो, ठीक है ना। इट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, the number of electric line of forces passing surface, it represents the number of electric line of forces passing through a surface। समझ पाए? लिख गया। देखो इसका मतलब ये है कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस ज्यादा पास हो रही है किसी सरफेस से, ज्यादा क्रॉस कर रही हैं, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा बोलो? ज्यादा होगा। कम है नंबर ऑफ लाइन तो क्या हो जाएगा? कम इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। अगर कोई भी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्रॉस नहीं करे, क्या होगा? 0 आएगा। समझ पाए? तो आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस का जो नंबर है वो क्या होगा? ज्यादा होगा। अगर कहीं पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कम पास हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस पास होगी, उतना अधिक क्या होगा बोलो? इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। लिख गया ना सभी का? बात नहीं प्लीज, ये लिख गया ना सभी का? इट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू ए सरफेस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज्यादा मतलब कहीं पे, इसका मतलब क्या है बोलो? उस सरफेस से। समझ पाए ना? ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, पहले समझ लो फिर लिखना प्लीज, ठीक है ना। आप देखो, मान लो आपके पास ये कोई सरफेस है, इसका हम सरफेस एरिया बोल रहे हैं, सपोज दैट डीएस है। डीएस क्या है बोलो? एक स्मॉल सरफेस एरिया है, ठीक, इतना। अब सपोज दैट इससे ये कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे गिवन है, इतना क्लियर है? एक दिखाते हैं, ठीक है ना, वरना इसमें कंफ्यूज जाओगे। यहां आप देखो, ऐसे समझो। ये मान लो आपके पास कोई सरफेस है, ठीक, इतना बोलो। और आप याद रखना, जब भी हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ेंगे तो जो इसका आप सरफेस एरिया वेक्टर लोगे, हमेशा इसके परपेंडिकुलर। समझ पा रहे हो ना?
जैसे कि आपने यहाँ पे रखा हुआ है, तो इसका एरिया वेक्टर कहां पे लोगे बोलो, परपेंडिकुलर, मोस्ट स्पैन हमेशा नॉर्मल टू द सरफेस। इतना क्लियर रहेगा, ठीक है। अब सपोज दैट मान लो कि इसका एरिया वेक्टर इस साइड है, हम इसको बोल दें ds। इतना क्लियर है, बोलो, ठीक है। मान लो कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है इस चीज में, वो ई है, ई क्या है बोले, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इतना क्लियर है। और सपोज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच एंगल कितना गिवन है, थीटा गिवन है, ठीक। इतना पहले देख लो फिर लिखना प्लीज, ठीक है। तो आपने बोला कि थीटा क्या, बोलो अपने से, थीटा इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। इतना क्लियर रहेगा। थीटा क्या है बोलो, एंगल है किसके बीच, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच। इतना क्लियर हुआ, बोलो। अब ध्यान से देखना, इस ई के दो कंपोनेंट होंगे, बोलो, दो कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट हो जाएगा इधर इस साइड ई साइन थीटा, ई साइन थीटा। इतना क्लियर है। और इसी का एक कंपोनेंट आएगा इस साइड, वो हो जाएगा ई कॉस थीटा। इतना क्लियर है क्या, बोलो, इतना क्लियर है। अब देखो ध्यान से, जो ये वाला कंपोनेंट ई इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाला कंपोनेंट ई साइन थीटा, ये क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा किसी भी इलेक्ट्रिक लाइन इस सरफेस से क्रॉस होने के लिए। इतना क्लियर रहेगा ना। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये ई कॉस थीटा कंपोनेंट है, ये क्या है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स टू क्रॉस दिस सरफेस। इतना क्लियर रहेगा, बोलो, इतना क्लियर है। तो मैंने क्या बोला कि रिस्पॉन्सिबल नहीं है, नॉट रिस्पॉन्सिबल, पहले सुन लो प्लीज फिर लिखना, नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस टू क्रॉस द सरफेस। ठीक, इतना। ये वाला कंपोनेंट क्या है बोलो, रिस्पॉन्सिबल है फॉर द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस टू क्रॉस द सरफेस। इतना क्लियर रहेगा, बोलो, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप लिखोगे अब, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हमेशा हम लोग फाई से लिखा करेंगे। कैसे लिखेंगे बोलो, फाई से लिखेंगे। आपने बोला इसका मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्रॉसिंग या पासिंग थ्रू द सरफेस। तो ये हो जाएगा, ऐसे बोल सकते हो आप इसको, आप बोल सकते हो ई कॉस थीटा इंटू डीएस। डाउट है क्या इसमें, बोलो, इतना क्लियर हुआ, बोलो। फॉर्मूले पे आते हैं, रुक जाओ अभी। तो फाई इज इक्वल टू हो जाएगा, देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, क्या बोलो अपने से, वेक्टर ई डॉट डीएस लिख सकते हैं क्या, बोलो, लिख सकते हैं ना। ए बी कॉस थीटा मींस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। कितना क्लियर हुआ, ये हो गया। हम बात कर रहे हैं छोटे से सरफेस एरिया का फ्लक्स, तो इसीलिए हम इसको लिख रहे हैं डी फाई से। क्या लिख रहे हैं बोलो, डी फाई से, मतलब फ्लक्स ऑफ दिस स्मॉल एरिया। इतना क्लियर है, बोलो, ठीक है। सो अब हम क्या कर रहे हैं, तो ये तो हो गया इस छोटे से एरिया से क्रॉस होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इतना क्लियर है, बोलो। अब मान लो अगर आप बात कर रहे हो एक लार्ज एरिया की, अगर आपको एक लार्ज एरिया का निकालना हो फ्लक्स, तो क्या करोगे बोलो, इसको आप इंटीग्रेट कर दिया करते हो, वेक्टर ई डॉट डीएस। ये नहीं करोगे, बोलो, यही करोगे, समझ पाए ना, ठीक है। तो इस चीज को आप क्या बोला करते हो, इसको आप बोलते हो सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलोगे, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम लोग इसको बोला करते हैं सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इतना क्लियर रहेगा क्या, बोलो। चाहे आप वेक्टर ई डॉट डीएस बोलो स्मॉल एरिया का, अगर आपको निकालना हो बड़े एरिया का, क्या करोगे आप, इंटीग्रेट कर दोगे, वो कितना हो गया बोलो, ई डॉट डीएस। इतना क्लियर है। अब मान लो आपके पास किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज दैट कांस्टेंट गिवन है,
इसको तो आप बाहर निकाल लोगे, फिर क्या बचेगा, डॉट ds बचेगा। समझ पा रहे हो ना? ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि फाई इज इक्वल टू, मैं यहां लिख दे रहा हूं, फाई मीन्स एक बड़े एरिया का इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो फाई इज इक्वल टू हो जाएगा, आप इसको ई को बाहर निकाल सकते हो, ठीक है ना, और यहाँ पे ds बचता है ऐसे करके, छोटे से एलिमेंट, ठीक है ना। इस एलिमेंट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि फाई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट एस, या वेक्टर ऐसे ई एस कॉस थीटा। समझ पाए? बोलो। तो फॉर्मूला क्या बन गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स का? डॉट प्रोडक्ट ले लो किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और किसका, एरिया वेक्टर का, ये फॉर्मूला है। और सेकंड मैंने क्या बोला, इधर अगर आप बात करोगे मैग्नीट्यूड की तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय सरफेस एरिया इनटू कॉस थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इतना क्लियर हुए? बोलो। और देखो ध्यान से, जैसे आपने यहां पे लिखा हुआ था ई डी एस कॉस थीटा, तो इसको आप ऐसे ही बोल सकते हो कि आप एरिया लो, ठीक है ना, और मल्टीप्लाई कर दो इलेक्ट्रिक फील्ड के उस कंपोनेंट से जो एरिया वेक्टर के पैरेलल है। क्या है बोलो? पैरेलल है। समझ पाए ना? ये जो ई कॉस थीटा है एरिया वेक्टर के क्या है बोलो? पैरेलल है। तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई पैरेलल मल्टीप्लाइड बाय डीएस। ई पैरेलल मींस इलेक्ट्रिक फील्ड का वह कंपोनेंट जो एरिया वेक्टर के पैरेलल है। समझ पाए इतना? बोलो। क्लियर रहोगे ना? इतना क्लियर है? तो जब भी याद रखना, आप जब भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच एंगल 0 होगा, मतलब वहां पे फ्लक्स कैसे आएगा, सिंपल सा मल्टीप्लाई। समझ पाए ना? ई इंटू एस। क्लियर रहेगा? और जब कास थीटा क्या हो जाएगा बोलो? 90, तो फ्लक्स क्या आएगा? 0। समझ पाए ना? 90 होगा क्या हो जाएगा? कास 90 0 हो जाएगा। क्लियर रहेगा ना? तो अगर अगर कोई भी किसी भी सरफेस के थ्रू अगर आप फ्लक्स निकाल रहे हो आप, और इसमें क्या हो जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर क्या हो जाए, परपेंडिकुलर, तो फ्लक्स क्या आएगा उस सरफेस से? 0 आएगा। क्लियर रहेगा ना? तो ये मैंने आपको डिफिनीशन लिखा। समझ पाए? फॉर्मूला क्या याद रखोगे आप बोलो? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, ये इसको आप बोल सकते हैं ई एस कॉस थीटा। और एस कॉस थीटा है क्या बोलो अपने से, सॉरी, ई कॉस थीटा है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड का वह कंपोनेंट जो कि एरिया वेक्टर क्या है, पैरेलल है। याद रहेगा ना? बोलो। अब देखो, इसी में बस मेंशन कर लो कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो होता है इज ए इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी। याद रहेगा ना? बोलो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसा क्वांटिटी होता है बोलो? स्केलर क्वांटिटी। इतना क्लियर रहेगा? ठीक है। अब आते हैं हम इसके एसआई यूनिट पे, ठीक है ना। व्हाट इज एसआई यूनिट बोलो अपने से। देखो, आपने लिखा है ना ई डॉट डी एस, ये लिखा हुआ है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है एसआई यूनिट? न्यूटन पर मीटर होता है। एरिया क्या होता है बोलो? मीटर स्क्वायर होता है। सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू, ये बोलते हो तो इज इक्वल टू एफ पान क्यू, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का है न्यूटन पर कूलम, इसका मीटर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा इसका यूनिट? हाँ, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। इतना क्लियर हुआ है? बोलो। इसका एक और फॉर्म लिख सकते हो आप, बोलो अपने से। उसमें वोल्ट बोलो, कितना आएगा वोल्ट में? देखो ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बोलो? ऐसे पढ़ाना है आपने, डीवी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। याद आया? इज इक्वल टू आप बोल रहे थे डीवी अपन डी आर। याद आया? बोलो। तो डीवी मतलब वोल्ट हो गया, डी आर मतलब मीटर हो गया, और एक मीटर स्क्वायर से कट जाएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा वोल्ट मीटर। क्या हो जाएगा बोलो? वोल्ट मीटर हो जाएगा। ठीक है? इतना। इसी वोल्ट मीटर को भी आप क्या बोला करते हो? गॉस। क्लियर है कितना? तो इसके यूनिट अब चाहे आप न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम बोलो, या वोल्ट मीटर बोलो, या क्या बोलो? गॉस बोलो। इतना क्लियर रहेगा? बोलो। इतना क्लियर है? ठीक है। बस एक लास्ट थिंग बोल दो अपने से, क्या जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू है,
इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। इतना क्लियर रहेगा ना? इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। अभी क्लियर रहेगा ना? अब लिख लो एक बारी पूरा आप, फिर आते हैं, ठीक है ना? और मेंशन कर लेना प्लीज, ठीक है ना, कि डीएस क्या है? एक स्मॉल एरिया है, ठीक है ना? इस स्मॉल एलिमेंट का क्या बोलो? एरिया है। चलो मैं कहीं लिख भी दे रहा हूं, ठीक है, लिख लो। अभी न्यूमेरिकल्स करते हैं, समझ पाओगे आप, ठीक है? अभी आप डिफिनीशन समझो, कैलकुलेट कैसे करना है। और चाहे तो आप मेंशन भी कर लेना, ठीक है ना, कि ई कॉस थीटा था क्या बोलो अपने से। चलो लिख लो पहले, फिर बोलता हूं। ये फॉर्मूला आप याद रखना प्लीज, ठीक है ना, ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है? ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड, एस क्या है बोलो? एरिया है, थीटा इज एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। वो लास्ट मैंने फॉर्मूला जो ब्रैकेट किया हुआ है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अपने से प्लीज लिख लेना, ठीक है ना? वेयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड, एस इज एरिया और थीटा भी सब कुछ मेंशन कर लेना। ये मान लो यहाँ पे कोई भी आपके पास एक स्फेरिकल सरफेस है, और स्मॉल ही करते हैं, ठीक है? ये मान लो आपके पास स्फेरिकल सरफेस है, ठीक है? इतना क्या बोलो? स्फेरिकल सरफेस है कोई भी, मान लो आपने इसके सेंटर पे चार्ज कैपिटल क्यों रखा हुआ है? इसका रेडियस आर है, कैपिटल आर, ठीक है? इतना फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रॉसिंग द स्फेरिकल सरफेस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है इस स्फेरिकल सरफेस पे। अब ध्यान सुनना, एक सेकंड फिर लिखना। देखो अब ये प्लस क्यों चार्ज है? इससे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? रेडियली आउटवर्ड होती है, ठीक है ना? मतलब हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे क्रॉस होगी, ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, बोलो समझ पा रहे हो ना? मतलब इसके स्फेयर के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर आएगी? रेडियली आउटवर्ड आएगी। इतना क्लियर हुए? और देखो, और यहां पर भी ऐसे रेडियली आउटवर्ड, समझ पा रहे हो ना? पॉइंट चार्ज से दूर निकलते ना इलेक्ट्रिक फील्ड। इतना क्लियर है? अब देखो, अगर आप मान लो यहां से एक स्मॉल एरिया मानो, यहां पे सपोज दैट ये आपने एक स्मॉल एरिया कंसीडर किया डीएस का, एक बहुत छोटा सा एरिया। इतना क्लियर है? एरिया भी आप कहां मानोगे बोलो? नॉर्मल सरफेस के अंदर तो कुछ है ना, पूरा वैकेंट है। यहां पे एरिया भी कैसे आएगा बोलो? इस साइड आएगा। तो एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच एंगल कितना हुआ? 0 डिग्री। कितना हुआ? 0 डिग्री। अब अगर आपको लिखना हो फ्लक्स, तो अगर आप छोटे से एलिमेंट की बात कर रहे हो तो आप बोलोगे ई डॉट डीएस, ये बोलोगे आप ई डॉट डीएस। और अगर आपको निकालना हो पूरे का तो क्या करोगे? इंटीग्रेट करोगे। कितना क्लियर हुआ बोलो? ठीक है। अब तो फाइज इक्वल टू हो जाएगा ई डीएस कॉस थीटा। लिखोगे आप, ये लिख सकते हो क्या बोलो? लिख सकते हैं ना इसको? ठीक है। तो फाइज इक्वल टू ई, देखो यहां पे अगेन कांस्टेंट है, स्फेरिकल सरफेस पे ई एक कांस्टेंट आएगा, कितना आएगा? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, याद है ना? ठीक है। देन बचा क्या बोलो अपने से? cos 0 तो 1 हो गया, cos 0 1 हो गया, क्योंकि थीटा यहां पे क्या है? 0 है। तो बचेगा केवल ई डीएस। डाउट है क्या इसमें? ये नहीं आएगा, ठीक है। तो फाइव इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा उसकी सरफेस पे के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। फॉर्मूला पढ़ा हुआ है इतना। डीएस मतलब एलिमेंट के एरिया, फिर एलिमेंट के एरिया, ऐसे पूरा कंप्लीट एरिया ऑफ द स्फीयर। डीएस मतलब कंप्लीट एरिया ऑफ द स्फीयर। तो कंप्लीट एरिया कितना आएगा बोलो? डीएस डीएस करके पूरा, इसका पूरा एरिया कितना होता है बोलो अपने से? 4 पाई आर स्क्वायर। कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। इतना क्लियर हुए बोलो? ठीक है। तो ये देखो आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो फाइव इक्वल टू हो जाएगा के क्यू
और क्या बचा बोलो, 4 पाई बचा। इतना क्लियर है। अब अगर ध्यान से देखो, के की वैल्यू अगर आप पुट कर दो, के की अगर आप वैल्यू पुट करो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो पाई इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू की वैल्यू क्यों रहने दो आप, और ये 4 पाई है, देखो कैंसिल हो जाएगा, तो फाई कितना हो जाएगा बोलो, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। इतना कहानी क्लियर हुई बोलो, इतना क्लियर है। अब ध्यान सुनना, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई भी सरफेस, एक कोई अगर आपके पास क्लोज सरफेस है, उसके अंदर अगर चार्ज कितना है बोलो, कैपिटल क्यू है, तो जो उस सरफेस से फ्लक्स निकलेगा वो क्या हो जाएगा बोलो, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। इतना क्लियर रहेगा बोलो। तो मैंने क्या बोला, इफ ए सरफेस, ऐसे इफ ए क्लोज्ड सरफेस, ठीक है ना, इनक्लोज्ड ए चार्ज कैपिटल क्यू, ठीक है ना, देन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, then the electric flux crossing through its surface कितना आएगा बोलो, will be q अपान एप्सिलॉन नॉट। इतना कहानी क्लियर हुई बोलो। इसी को हम गॉस थ्योरम बोलते हैं, बट हम अलग से भी लिखवाएंगे गॉस लॉ करके। इतना क्लियर हुआ, पहले सुन लो फिर लिखना। इतना क्लियर सभी को बोलो, लिख लो पहले फिर आते हैं, ठीक है ना। गॉस लॉ हम लोग अलग से लिखवाएंगे, बट इसी को आप बोलते हो गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम यही है, ठीक है ना। किसी भी सरफेस के अंदर कितना चार्ज है डिवाइड कर दो आप परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस से, वो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। ये लिख लो, फिर मैं लिखवा रहा हूं, ठीक है ना। गॉस लॉ मैं अलग से लिखवा दूंगा, गॉस लॉ। डीएस मतलब, डीएस का इंटेंशन मतलब होता है पूरे सरफेस के एरिया का जोड़ दो, जोड़ना, समझ पाए ना। डीएस का इंटेंशन मतलब इस पूरे स्फीयर का सरफेस एरिया। इंटीग्रेशन मीन्स होता है जोड़ना, पूरा जोड़ दो आप, ठीक है। अगर आपके पास एल लेंथ हो पूरा, आप डीएल डीएल एड कर दो, क्या हो जाएगा, पूरी लेंथ एल आ जाएगी। वैसे मैंने किया। लिख गया सभी का।
लिख गया सभी का? बोलो। चलो नेक्स्ट हेडिंग लिखो आप, गॉस लॉ लिखो। लिख गया ना? लिखो गॉस लॉ। ठीक है, इसमें लिख लो, बस 2 लाइन लिखो। द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, surface integral of electric field over a closed surface ऐसे लिखो, ठीक है ना, ऑफ ए क्लोज्ड सरफेस। द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू द चार्ज enclosed by the surface per unit permittivity of free space। ठीक है, तो कोई भी अगर आपके पास क्लोज सरफेस है, ठीक है ना, तो उस क्लोज सरफेस में जितना चार्ज होगा डिवाइड कर दो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस से, क्या निकल आएगा बोलो? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है ना? आप ये मानो, मान लो आपके पास एक सरफेस है जिसको हम एक गॉसियन सरफेस बोल रहे हैं। ठीक है, इसमें मान लो बहुत सारे चार्ज रखे हुए हैं, लाइक Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, मान लो बाहर रखे हुए चार्ज। सुन लो पहले प्लीज, फिर लिखना। ठीक है, तो अब मैंने बोला कि किसी भी सरफेस का, क्लोज सरफेस का जो सरफेस इंटीग्रल होता है ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, इज इक्वल टू क्या होगा? कितना चार्ज इनक्लोज्ड होगा, मतलब चार्ज कितना अंदर है सरफेस के अंदर, कितना चार्ज है उस क्लोज सरफेस में, चार्ज इनक्लोज्ड, या डिवाइड कर दो आप किससे? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस से। और ये होता क्या है बोलो? ये होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की इक्वल, आप ऑलरेडी बोल चुके हो। तो जो फाई हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बोलो? किसी भी सरफेस में, क्लोज सरफेस में, जिसको आप बोल रहे हो गॉसियन सरफेस, ठीक है ना, कितना चार्ज है डिवाइड कर दो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस से, वो क्या हो गया बोलो? फ्लक्स हो गया। और फ्लक्स होता क्या है? सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी को हम लोग बोलते हैं गॉस लॉ। समझ पाए ना? बोलो तो व्हाट इज गॉस लॉ? किसी भी क्लोज सरफेस में कितना चार्ज इनक्लोज्ड है डिवाइड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, दैट्स इट। समझ पाए भी? अब देखो ध्यान से, अगर आपने ये गॉसियन सरफेस बनाया हुआ है, इसमें कितने चार्ज है बोलो अपने से? Q1, Q2, Q3, Q4। समझ पाए ना? तो Q इनक्लोज्ड क्या हो जाएगा बोलो? Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6 बाहर है गॉसियन सरफेस के, उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा इसमें फ्लक्स में। समझ पाए ना? अभी बोलो, जो सरफेस के अंदर है वो चार्ज लेना है। समझ पाए? मान लो यहाँ पे मैंने 10 चार्ज रख दिए, +1 कूलाम, 20 कूलाम, जितने भी, आप सबको जोड़ देना। प्लस में है तो प्लस से लिखना, माइनस में है तो माइनस से लिखना। समझ पाए भी? बोलो, इतना क्लियर रहोगे? तो इसको आप लिख लो, इसी को आप बोल रहे थे गॉस लॉ, इसी को। ठीक है ना? सिंपल सा स्टेटमेंट।
याद रह जाएगा ना, बोलो। सिंपल है ना वाला, तो कितना चार्ज है डिवाइड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, दैट्स इट। हो गया सभी का, बोलो। ठीक है, चलो यहां देखो, नेक्स्ट अपने से आप करके दिखाओगे, ठीक है ना। ये मान लो आपके पास एक कोई क्यूब है, बात नहीं प्लीज, ये क्यूब है, मान लो इस क्यूब का साइड आपके पास एल गिवन है, एल इज साइड ऑफ दिस क्यूब, मतलब हर एक लेंथ इसका एल गिवन है, समझ पाए ना, इतना क्लियर है। ठीक है, अब मान लो हमने यहां पर इसके एक सेंटर पर सपोज दैट एक चार्ज कैपिटल क्यू रख दिया, क्या है बोलो, चार्ज कैपिटल क्यू, समझ पाए, इसके सेंटर पर। ये रूम समझ लो क्यूब हो गया, सेंटर पे कहीं मैंने आप क्या कर दिया, क्यू रख दिया, ये रूम ही है क्यूब, ठीक है ना, इतना क्लियर है। ठीक है, पहले सुन लो फिर लिखना प्लीज, मैं कर दे रहा हूं, ये वाला न्यूमेरिकल से आपके पीआईक्यू भी है और उसमें भी गिवन है, ठीक है, इतना देखो कैसे करोगे। अब जैसे हम पहला निकाल रहे हैं, मान लो फाइंड आउट, ऐसे पूछा रहे फाइंड आउट फ्लक्स क्रॉसिंग थ्रू क्यूब, आपको फ्लक्स निकालना है क्यूब से जो पास होता हो, ठीक है ना, सिंपल से क्या बोला, बोलो क्यूब बोला है, मतलब पूरे क्यूब से, समझ पा रहे हो ना, वो नहीं मेंशन है कि कौन से पार्ट से, क्या बोला है, सिंपल सा क्यूब बोला है, तो पूरे क्यूब से फ्लक्स कितना पास होगा वो निकालना है, ये निकालना है, बोलो, इतना क्लियर हुए। कितने भी लेंथ का क्यूब हो, 2l 3l मतलब नहीं अपने को, ठीक है ना, आप सिंपल सा बोलो, ये चार्ज जो है उस क्यूब के अंदर है ना, पूरा इंक्लोज्ड है ना, बंद है ना पूरा एकदम, रूम समझ लो आप, बीच में एक चार्ज रखो सेंटर पे, ऊपर एक फेस, नीचे एक फेस, ये एक फेस, ये 6 फेस इंक्लोज्ड है ना, बोलो है कि नहीं है। तो बाय यूजिंग गॉस थ्योरम, किसी भी इंक्लोज्ड सरफेस में अगर मान लो चार्ज कैपिटल क्यू है, तो उसका फ्लक्स कितना आएगा, बोलो, चार्ज अपान परमिटिविटी फ्री स्पेस। तो अगर आपसे बोला है कि फ्लक्स कितना हो गया इस क्यूब से पास होता हुआ, क्या बोलोगे आप, फाइव इज इक्वल टू कितना आपने चार्ज रखा हुआ है उसके अंदर, डिवाइड किससे कर दो, ये क्या हो गया, बोलो फ्लक्स हो गया। और ये फ्लक्स कहां का है, बोलो, अब किसी भी क्यूब में कितने फेस होते हैं, बोलो अपने से, एक क्यूब में कितने फेस होते हैं, 6 फेस, काउंट करो ना, एक ऊपर नीचे ये, और 4 वॉल्स हो गई, समझ पाए ना। तो ये जो फ्लक्स आया आपका, इट इज द फ्लक्स क्रॉसिंग थ्रू 6 फेसेस, जितने इसके फेस हैं पूरे क्यूब के, सभी के मिला के फ्लक्स कितना आएगा, बोलो, कितना कहानी क्लियर है क्या, डाउट है क्या इसमें, बोलो, डाउट है क्या। ये पूरा क्लोज सरफेस है, उसके अंदर चार्ज कैपिटल क्यों है, उसका पूरा फ्लक्स आ गया इतना, ठीक है ना, पूरा फ्लक्स बोल रहे हो, मतलब ये फ्लक्स कहां से निकलेगा, पूरी सरफेस से निकलेगा, और किसी क्यूब में 6 सरफेस होती है, मतलब ये पूरा 6 सरफेस का क्या है, बोलो, इतना कहानी क्लियर है, बोलो। ठीक है, अब ध्यान सुनना, अब अगर हम मान लो आपको ऐसा ही यहां बना दिए, चलो हम इसका नाम रख दिए सपोज दैट ए बी सी डी, ठीक है ना, दिख रहा है, बोलो, ठीक है। अब अगर हम आपसे पूछ रहे हैं सेकेंड, फाइंड आउट फ्लक्स, फाइंड आउट फ्लक्स जो क्रॉस कर रहा है, ये ऐसे बोल रहे हैं सिंपल सा, थ्रू फेस ए बी सी डी, बोलो कितना आएगा,
जो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया ना रीजन, ये वाला रीजन जो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है, दिख रहा है ना। फाइंड आउट फ्लक्स थ्रू फेज ABCD, बोलो कितना आएगा, बोलो, हाँ बोलो, कुछ बोल रहे थे, सही तो है। आपने बोला कि पूरे 6 फेस का कितना आ रहा है, तो एक फेस का कितना आएगा, दैट्स इट। तो आपने बोला कि 6 फेसेस का, पूरा 6 फेसेस का क्यू अपान ये है कि नहीं है, बोलो, ये रहा है। तो एक फेस का कितना हो जाएगा, ABCD क्या है, एक सिंगल फेस है ना, ऐसी ऐसी 6 फेसेस हैं, एक ये फेस होगा, एक इसके पीछे, फिर एक ऊपर नीचे, समझ पाए ना। तो एक फेस का कितना हो गया, फॉर वन फेस वो हो जाएगा क्यू अपान 6 एप्सिलॉन नॉट। डाउट है क्या इसमें किसी को, बोलो, डाउट है क्या, इतना क्लियर हुआ। और सुनना, अगर हम आपसे बोलते हैं कि फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू 1/4 ऑफ ABCD, बोलो कितना आएगा अपने से। अगर हम आप पूछते कि इस फेस के, ABCD फेस के या कोई भी फेस के 1/4 में कितना फ्लक्स पास होगा, बोलो अपने से, 1/24, समझ पाए ना। एक पूरी फेस से तो ये हो रहा है, तो उसका मतलब वन फेस से तो ये हो रहा है, ठीक है ना, 2 फेस से 2 अपान समथिंग होता, ठीक है ना, हम 1/4 बोल रहे हैं, क्या करोगे आप, तो जो फ्लक्स हो जाएगा 1/4 टाइम, और जितना फ्लक्स उस सरफेस से निकल रहा था। डाउट कर रहे हो क्या कोई, बोलो, समझ पाए ना, याद रहेगा ना, तो याद भी रख सकते हो और समझ सकते हो कैसे आया, ठीक है। तो पूरे फेस का, ये सिंगल फेस का ये हो गया। अब 1/3 बोले, 2/3 बोले, समझ पाए ना, मान लो हाफ बोले, इसका क्या आएगा, बोलो अपने से, क्यों भाई 12 आता, ठीक है ना। 2/3 बोलता है अगर कहीं पर, तो क्या आता, निकाल लोगे ना। तो हाँ, ऐसे न्यूमेरिकल से वहां पे ऐसे रीजन बने हुए हैं, ठीक है ना, कि 1/3 का, 1/4 का, तो कैसे करोगे आप, बोलो, इस टाइप से करोगे आप, समझ पाए, सिंपल है ना, एकदम क्लियर है। इसको लिखो, हाँ बोलो, क्लोज नहीं होगा तो अभी आते हैं उस पे, क्लोज करेंगे फिर, करते हैं फिर न्यूमेरिकल्स, ठीक है ना, उस पे भी आ रहे हैं, बात नहीं प्लीज, इसमें डाउट नहीं है ना किसी को, डाउट नहीं है ना, हाँ बोलो, ABCD, देखो आपको तो ये, आपने गॉस लॉ या गॉस थ्योरम पढ़ लिया कि किसी भी अगर क्लोज्ड सरफेस में जितना चार्ज होगा डिवाइड कर दो, वही उसका पूरा हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये पढ़ा हुआ है। तो ये गॉस लॉ सजेस्ट करता है, क्या कौन बोलता है, गॉस लॉ, ये आप जानते हो, गॉस लॉ ने बोला हुआ है चीज, इतना क्लियर हुआ। तो अब ये पूरा एक बंद सरफेस है, तो पूरा बंद सरफेस से कितना आया फ्लक्स, इतना आया, समझ पाए। अब अगर मान लो कोई आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमको पूरी सरफेस का नहीं चाहिए फ्लक्स, कितने का चाहिए, केवल एक फेस का चाहिए, तो गॉस ने बताया कि पूरी फेसेस का तो ये आ गया, तो एक फेस का क्या हो जाएगा, अगर किसी ज्योमेट्री में 6 फेसेज हैं, पूरा 6 फेस में ये आ रहा है, तो एक फेस का कितना आएगा, बोलो, इसका डिवाइड बाई इतना, समझ पाए, ये आप जानते हो, ये आपने निकाला, समझ पाए, डाउट है क्या इसमें, किसमें, ये कहां क्यूब है, तो क्यूब का एक फेस है, ABCD क्या है, बोलो, एक फेस है उसका, बिल्कुल ABCD का ही लिया है बस, देखो ABCD नाम लिखा हुआ है, और केवल अगर 1/4 का पूछे क्या हो जाएगा, बोलो 1/4, इसका भी हो जाएगा 1/4। बाद में कोई आपसे 2/3 का पूछेगा तो 2/3 मल्टीप्लाई कर देना, समझ पाए ना, तो जितने के पूछेगा आप निकाल लोगे, ये नहीं याद करना है कि 1/3 कितना आएगा, 2/3 कितना आएगा, आपको याद ये रखना है, बाकी तो आप निकालते हो अपने से, डाउट नहीं रहेगा ना, ठीक है। अब इसमें एक टाइप का प्रॉब्लम और आता है, बात नहीं प्लीज,
वो ये होता है कि हम चार्ज को सेंटर, यहां पे देखो सेंटर रखा हुआ है, तो एक पूरा क्लोज सरफेस बन गई। ठीक है, तो आपने इजीली आप बोल दिया कितना आ गया। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, अगर इस चार्ज को सेंटर पर न रख करके, ठीक है ना, हम चार्ज को सेंटर पर न रख करके मान लो अगर हम वर्टेक्स पे रख दें, कहां रख दे बोलो, वर्टेक्स पे, तो कैसे करोगे बोलो अपने से। ये देखो आपके पास ये है, सॉरी कॉर्नर पे रखना आप, ये देखो ये क्यूब है आपके पास, ये क्यूब है, समझो पहले एक सेकेंड। ठीक है, एक क्यूब में देर आर 8 कॉर्नर्स, कितने कॉर्नर बोलो, 8 कॉर्नर्स, काउंट कर सकते हो आप, 4 ऊपर 4 नीचे, ये है क्यूब, है ना, 1 2 3 4, 4 नीचे हो गए, कितना क्लियर हुआ। तो अभी हम सेंटर पर रख दिया, काम आसान हो गया था, आपने ये बोल दिया था डायरेक्ट, कितना क्लियर है बोलो। अब हम क्या कर रहे हैं, चार्ज को सेंटर पर न रख करके किसी भी कॉर्नर पर रख दे रहे हैं, समझ पाए, किसी भी उस पे, मान लो मैंने चार्ज को यहां पर रख दिया, यहां पर रख दिया, यहां सुनना, यहां पर रख दिया, कितना क्लियर हुए। अब इसका फ्लक्स आप नहीं बोल सकते क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि गॉस थ्योरम बोलता है कि अगर किसी क्लोज्ड के अंदर जितना चार्ज होगा उसको डिवाइड करोगे परमिटिविटी या फ्री स्पेस से, तो आपका पूरा फ्लक्स निकलता है। ठीक है ना, अब यहां पे कैपिटल जो आपने रखा हुआ है, इसका पूरा पार्ट क्लोज सरफेस के अंदर नहीं है, समझ पा रहे हो इस चीज को, है क्या, नहीं है ना, पूरा एकदम क्लोज सरफेस चाहिए, पूरा एकदम क्लोज्ड हो, इनक्लोज्ड हो पूरा सरफेस से, इतना क्लियर रहेगा बोलो। ठीक है, तो अब देखो इनक्लोज कैसे होगा, आप ये समझो, बात नहीं करो प्लीज, आप इसको इसको इनक्लोज कैसे कर सकते हो बोलो। आप मान लो रूम था वहां पे, एक कॉर्नर पर दिया चार्ज, ठीक है, इतना, आप उसको इंक्लोज कैसे करोगे, आपको इसको इंक्लोज करने, देखो जब आपके पास चार्ज इंक्लोज था, इसमें 8 कॉर्नर्स आ रहे थे, समझ पा रहे हो ना इस चीज को, चार्ज इंक्लोज कब था, जब पूरे 8 कॉर्नर्स आ रहे थे, दिख रहा है ना इसमें, इसमें आपने यहीं पे रख दिया हुआ है एक कॉर्नर पे। ठीक है, तो अब ध्यान सुनना, अगर हम क्या करें, अब अगर यहां पे 8 क्यूब कंस्ट्रक्ट करें, एक क्यूब तो है ही, अगर हम 7 क्यूब और बनाए ऐसे करके, कितने क्यूब बोलो, 7 क्यूब, तो ये चार्ज पूरा उन क्यूब्स के अंदर आ जाएगा, समझ पा रहा हूं मैं क्या बोल रहा हूं बोलो, ये चार्ज इंक्लोज कैसे होगा बोलो, हाँ 7 क्यूब और बनाने पड़ेंगे, समझ पा रहे हो इस चीज को, तो क्या हो जाएगा, चार्ज पूरा इंक्लोज सरफेस के अंदर हो जाएगा। इतना कहानी क्लियर है बोलो अपने से, इतना क्लियर है, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि एक चार्ज को इंक्लोज करने के लिए हमारे पास इसको 8 क्यूब बनाने पड़ेंगे यहां पे, कितना क्लियर है, एक क्यूब बना हुआ है, 7 क्यूब नहीं है, ठीक है ना। तो क्या हम ऐसे बोल सकते हैं क्या, कि अगर आप किसी भी क्यूब के किसी भी कॉर्नर पर रख रहे हो आप एक चार्ज, तो जो उस क्यूब के अंदर जो चार्ज इंक्लोज होगा, वो क्यू का कितना पार्ट आएगा बोलो, वो क्यू अपान 8 आएगा। ये समझ पाए क्या आप बोलो, बोलो एक बताओ, समझ पाए। मैंने बोला कि अगर इस चार्ज को हमको इंक्लोज करना हो तो क्या करने पड़ेंगे, 8 क्यूब बनाने पड़ेंगे, 8 क्यूब्स, ठीक है ना। तो 8 क्यूब से कैपिटल क्यू चार्ज पास होगा, कितना चार्ज, कैपिटल क्यू 8 क्यूब से, तो हमारे पास केवल एक क्यूब बनाया भी, तो क्या हो जाएगा चार्ज, क्यू बाई 8, अभी क्लियर हुए बोलो। तो आप याद रखना प्लीज, अगर किसी भी क्यूब के कॉर्नर पर कोई चार्ज रखा हुआ है तो उसका चार्ज कितना अंदर आएगा बोलो, जो क्रॉस करेगा, क्यू अपान 8, केवल 1 अपान 8 पार्ट, समझ पाने क्यों बोलो, इतना क्लियर है। अब ध्यान से देखना, अब क्यू अपान 8 हो रहा है, अब आपको क्या करना है, हर एक फेज से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, पहले सुन लो तो लिखना प्लीज, अभी मत लिखना कुछ भी, मैं इसको भी एज कर दे रहा हूं, पहले सुन लो फिर लिखना प्लीज। ये मान लो सरफेस, सॉरी ये फेस है ए बी सी डी, चलिए आप देखो ए बी सी डी, प्लीज सुन लो यार, बात नहीं करो, ए बी सी डी, आप रूम इमेजिन करो, मान लो ऊपर का हो गया फेस, समझ पाए,
इसको आप बोल दो ए बी, ठीक है ना, और वो वाला सी और ये वाला डी। अभी क्लियर है? ए बी सी डी ऊपर का हो गया, नीचे देखो बन रहा ना ये पूरा, एक कॉर्नर वो, एक कॉर्नर ये, एक कॉर्नर ये, कॉर्नर, इसका नाम रखो ए बी सी डी हो गया। इसको हम बोल दिए सपोज दैट ई एफ जी एस। दिख गया क्या? ए बी सी डी ऊपर वाला फेस दिख रहा है, ऊपर वाला फेस, उसके चारों कॉर्नर्स, ये नाम रखा मैंने, ठीक है इतना। और नीचे ई एफ जी एस, ये पूरा नीचे का फेस, चार कॉर्नर्स, उसके नाम हो गए ई एफ जी एस। डाउट है क्या इसमें? बोलो, इतना कहानी क्लियर है? इतना क्लियर है? अब सुनना ध्यान से, क्या जो अगर आपने इस चार्ज को एक कॉर्नर पर रखा हुआ है, तो क्या इस चार्ज से जो फ्लक्स पास होगा, पहली चीज बोलो आप, क्या हर एक फेस से पास होगा? क्या बोलो, क्या हर एक फेस पास सकता है? बोलो अपने से, जल्दी बोलो। देखो, आपने क्या बोला हुआ था कि फ्लक्स तभी आएगा, सॉरी, अगर फ्लक्स जीरो कब होगा? बोलो अपने से, फ्लक्स जीरो तब होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर का भी सिंगल क्या हो? बोलो, जीरो हो। क्या हो? जीरो हो। इतना क्लियर हुए? मैंने क्या बोला? फ्लक्स जीरो कब होगा? जब एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर क्या है? सॉरी, 90 डिग्री, 90 हो। क्या हो? 90 हो। याद आया? बोलो। अब देखना ध्यान से, ए बी सी डी अपने पास है कुछ क्यूब दिखाने का, चलो एक हम किताब दिखाते हैं, ठीक है ना, यहां से हो जाएगा, थी बुक से देख लो प्लीज, बनेगा नहीं बनना, ठीक है ना। आप ये समझो, बात नहीं प्लीज, आप ये समझो, ये वाला पॉइंट ये रखा मैंने, दिख रहा है अभी, ये वाला पॉइंट है, ये वाला बी वाला पॉइंट है, दिखा, ए बी दिख गया, सी और डी हो गए। इतना क्लियर है? ए बी पीछे का पॉइंट इधर, ऊपर का बी सी दिखा, इतना बोलो, ठीक है। और नीचे आ जाओ, इसको मैंने लिखा एफ, इसको जी, ये एफ जी और ये एच हो गया, और ये वाला ई है। इतना क्लियर है? इतना क्लियर हुआ? बोलो। अब मैंने चार्ज कहां पर रखा? ए पे रखा, यहां पे रखा हुआ है, बोलो अपने से। प्लस क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है रेडियली आउटवर्ड निकल रही थी, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस कहां पर थी? बोलो, रेडियली आउटवर्ड थी, ठीक नहीं थी? इतना क्लियर हुआ? मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड, बाहर की तरफ होगी। इतना क्लियर है? बोलो, ठीक। अपने से बोलना आप, यहां चार्ज रखा हुआ है, जो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगे, ऐसे आएगी, ऐसे आ रही ना, बोलो, ये देखो, ऐसे निकलेंगे, समझ पाए? ये निकलेंगी, इसका एरिया वेक्टर ये रहा पूरा, ठीक है ना, ये रहा पूरा एरिया वेक्टर, समझ पा रहे हो ना? ऐसे क्या है? ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे है, एरिया वेक्टर आएगा ऐसे, एंगल कितना हुआ? तो फ्लक्स क्या आएगा? तो जो आपने बोला कि जो फ्लक्स हो जाएगा, किसका फ्लक्स? एबीसीडी का फ्लक्स। तो जो फ्लक्स होगा एबीसीडी के थ्रू, वो क्या आएगा? बोलो, जीरो। क्यों जीरो आएगा? क्योंकि एंगल जो है एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच 90 होगा। समझ पाए क्या इतना? बोलो, क्योंकि यहां थीटा क्या आएगा? 90। इतना क्लियर हुए? बोलो, ठीक है। इन द सेम वे आप पीछे वाली सरफेस देखो, यहां चार्ज रखा आपका, देखो पीछे सरफेस ये वाली दिख रही है, ठीक है ना, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऐसे निकलेगा, देखो ऐसे निकलेगा ना, ऐसे आएगा, हर तरफ बाहर निकल रहा है, समझ पाए? एरिया वेक्टर कहां पर आएगा? परपेंडिकुलर उसके सरफेस के, एंगल कितना हो गया? 90। फ्लक्स क्या आएगा? जीरो। तो आपने क्या बोला कि जो फ्लक्स होगा पीछे वाली सरफेस का, पीछे वाली सरफेस यहां आपने क्या बनाया? बोलो अपने से। हाँ, ये पहले सुन लो फिर लिखना, एवीजीएस, यही है ना? जीरो। डाउट है क्या इसमें? कितना क्लियर हुआ? बोलो, ठीक है। एक सरफेस और आपके पास बच रही है, देखो ध्यान से, कौन सी? ऊपर का हो गया, पीछे। अब ये सरफेस जाओ, ये वाली सरफेस पे, ये वाली सरफेस हमारी तरफ वाली, ठीक है? इतना इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, एरिया वेक्टर में ऐसा लोगे आप नॉर्मली, ऐसे आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड, एरिया वेक्टर इस साइड, क्या आएगा सर? फ्लक्स जीरो, क्योंकि एंगल यहां पर भी जीरो। इसका आपने नाम क्या रखा है? बोलो अपने से, एडीईएच। क्या नाम रखा है? बोलो, एडीईएच। दिख गया ना? एडीईएच। तो आपने बोला ये हो गया
ए डी जो फ्लक्स हो गया ए डी ई एच का क्या हो गया बोलो, जीरो हो गया। तीन सरफेस का फ्लक्स जीरो आ गया। डाउट है क्या इसमें बोलो? तो तीन फेस का फ्लक्स जीरो आ गया। तीनों केस में जीरो क्यों आया बोलो? क्योंकि एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड, बोलो इतना क्लियर है? ठीक है। तीन फेस आपके पास बच रही है बेबी, बच रही ना। देखो आपने बोला ये फेस का आपने कर लिया पीछे वाले का, ठीक है ना, एक इस साइड का लिया एक ऊपर हो गया। देखो एक फेस ये बच रही है, एक फेस नीचे का बच रहा है और एक फेस आपकी साइड वाला, समझ पाए ना? एक फेस ये बच रहा है, एक फेस नीचे का बच रहा है, एक फेस ये बच रहा है ना। बोलो तो तीनों में देखो ध्यान से, मान लो हम आपकी तरफ देख रहे हैं ये वाले फेस का, ठीक है ना, प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगा, दूर दूर आएगा, एरिया वेक्टर भी इस साइड, एंगल कितना हुआ, तो फ्लक्स कुछ आएगा। इन द सेम में देखो ध्यान से, इस वाले फेस का देखो, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगा आउटवर्ड, एरिया वेक्टर इस साइड, एंगल कितना हुआ, जीरो, तो फ्लक्स कुछ आएगा इसका। यहां पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे आएगा, एरिया वेक्टर भी इसका परपेंडिकुलर आएगा, ठीक है ना, कितना हो गया एंगल, जीरो, क्या हो जाएगा, फ्लक्स कुछ आएगा। समझ पाए इतना? बोलो तो तीन का आपके पास फ्लक्स आएगा और फेस तीनों इक्वल ही होंगे, तो तीनों में क्या आएगा, इक्वल फेस आएगा, सॉरी तीनों में इक्वल फ्लक्स आएगा। इतना क्लियर हुआ? तो कौन कौन सी फ्लक्स आएगा, एक ये वाली फेस का आएगा फ्लक्स, एक नीचे वाली का फ्लक्स आएगा, ठीक है ना, एक बाहर वाली का फ्लक्स आएगा। समझ पाए ना? तो आप बोल सकते हो कि एक आएगा फ्लक्स फाई डी सी, हाँ एफ जी, और किसका आएगा बोलो अपने से, हाँ डी सी ई एफ का फ्लक्स आएगा, और किसका आएगा बोलो, ई एफ, कहां पर दिख रहा है, हाँ नीचे वाला सरफेस, ई एफ जी एस। और आपने बोला कि जो भी आएगा सभी का इक्वली फ्लक्स आएगा, समझ पा रहे हो, सभी का इक्वली फ्लक्स आएगा सिमेट्री से। इतना कहानी क्लियर है? अब आएगा कितना वो देखते हैं, ठीक है इतना। अब ध्यान सुनना, अब आपने बोला कि अगर आपने इसके किसी भी कॉर्नर पर रखा हुआ है कोई भी चार्ज, तो जो वो चार्ज इस क्यूब के अंदर आ रहा था, मैंने आपको बोला हुआ था केवल Q/8 आएगा। क्यों आएगा Q/8? क्योंकि ये चार्ज शेयर्ड होगा बाय द 8 क्यूब, 8 सच क्यूब, हमको चाहिए केवल एक क्यूब का बात, समझ पाए ना? ये चार्ज क्या होगा बोलो, शेयर्ड होगा, शेयर्ड बाय 8 क्यूब, तो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। हमको चाहिए केवल एक क्यूब का, तो मैंने बोला कि जो क्यू इन आएगा, मतलब इस क्यूब के अंदर आएगा, तो हमने ये बोल दिया कि इस क्यूब के जो अंदर आएगा वो आएगा Q/8। डाउट है क्या इतना? बोलो इतना क्लियर है? तो अब देखो ध्यान से, अब कहने का मतलब ये है कि अब इस क्यूब के अंदर चार्ज हो गया Q/8, कितना हो गया, Q/8। इतना क्लियर है? तो अब अगर इस क्लोज सरफेस में चार्ज हो गया Q/8, और अगर हम आपसे पूछते कि इस पूरे सरफेस में चार्ज हो गया Q/8, तो फ्लक्स कितना होगा पूरी सरफेस का, पूरे क्लोज उसका Q/8, समझ पाए ना? तो इस पूरे मतलब क्यूब का मतलब थ्रो ऑल थ्री फेसेस, तीन का तो जीरो है, तीन फेस का, इन तीनों फेस का मैंने बोल दिया कि कितना है, 5 के इक्वल है। तीनों को जोड़ के मान लो आपने बोल दिया कि 3 इसका भी 5, इसका भी 5, इसका भी 5, 3 हो गया। बोलो ठीक है? और ये पूरा फ्लक्स आएगा कितना, आपने बोला कि बाय यूजिंग गॉस थ्योरम Q/8 एप्सिलॉन नॉट, Q/8 हो गया Q इनक्लोज्ड, और ये हो गया डेफिनेशन से। तो आप ऐसे, मैंने ऐसे लिखा, Q कितना अंदर आया डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, समझ पाए? और Q इन है यहाँ पे कितना, वो है Q/8 एप्सिलॉन नॉट। डाउट है क्या किसी को? हाँ बोलो। अरे भाई मैं बोल रहा हूं कि दिस इज द फ्लक्स, देखो ध्यान से, किसी भी क्लोज सरफेस में पूरा इतना चार्ज है कि नहीं है, पूरा इतना चार्ज है ना, तो इस पूरे कंप्लीट का फ्लक्स कितना आएगा बोलो, Q/, जो इसका पूरा फ्लक्स आएगा, पूरा फ्लक्स Q/, आप लिखोगे Q इन अपान एप्सिलॉन नॉट। Q इन है कितना बोलो, Q/8। अच्छा इसमें डाउट है क्या, यहां तक डाउट है क्या इसमें? इतना क्लियर है? अब ध्यान से देखो, अब मैंने बोला कि ये टोटल फ्लक्स है जो क्यूब से पास हो रहा है, क्या है बोलो, ये टोटल फ्लक्स है, मतलब इस इनक्लोज सरफेस से पास हो रहा है, ये मैंने बोला पूरा, हाँ पूरा क्यूब का, समझ पाए? अब अगर आपने चार्ज कॉर्नर पर रखा तो इस क्यूब के अंदर से Q/8 चार्ज निकल रहा है केवल,
तो कितना हो गया फ्लक्स पूरे क्यूब का? जैसे वहां पे कितना आया था, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि पूरा चार्ज इस सरफेस के अंदर था। समझ पाए? यहां कितना है केवल अंदर, Q/8 है। अभी क्लियर हुए? अब टोटल फ्लक्स, ये क्या था? टोटल फ्लक्स था। टोटल फ्लक्स मतलब क्या हुआ? फ्लक्स थ्रू ऑल 6 फेसेस। कितने फेस का हुआ? सभी 6 फेस का हुआ। ठीक है ना? अब यहां पे देखो ध्यान से, अब ये जो फ्लक्स आएगा टोटल फेस का आएगा। इतना क्लियर हुए? और मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया कि 3 फेस का तो फ्लक्स 0 आ रहा है, तो कितने से पास होगा? बाकी 3 से पास होगा। और मैंने बोला कि बाई सिमेट्री तीनों में इक्वली पास होगा। मैंने मान लिया चलो 5 पास हो रहा है सभी से। समझ पाए? तो आप क्या बोल सकते हो, क्या जो टोटल फ्लक्स आया हुआ है वो तीनों फेस का है। फ्लक्स थ्रू 3 फेसेस। फेसेस का नाम आप यहां से देख लो, इन फेसेस से कितना आ गया बोलो? Q/8 एप्सिलॉन नॉट। अभी समझ पाए? बोलो। तो अब अगर हम आपसे बोलें कि फ्लक्स थ्रू एनी वन फेस, तो क्या हो जाएगा बोलो अपने से? वही लिखा हुआ था। समझ पाए? तो फ्लक्स जो होगा जाएगा फ्लक्स थ्रू एनी वन फेस। एनी वन फेस मतलब जिन फेसेस से फ्लक्स निकल रहा है उन फ्लक्स की आप बात कर रहे हो, ये नहीं कि इधर जीरो हो गया है। तो समझ पाए ना? तो इन तीनों में से किसी भी एक फेस के थ्रू जो फ्लक्स पास होगा वो हो जाएगा Q/24 एप्सिलॉन नॉट। डाउट है क्या किसी को? बोलो। हाँ, क्लियर हुई? ठीक है। और एक चीज सुन लो, अगर हम आपसे पूछते हैं कि फाइंड आउट फ्लक्स थ्रू हाफ फेस, मतलब इन तीनों जो फेस हैं, अगर किसी भी फेस के थ्रू अगर हाफ निकालना तो क्या करते हैं आप बोलो? डिवाइड कर देते। समझ पाए ना? मतलब समझ पाए? पूरा फ्लक्स इतना निकलेगा एक फेस से। कहां निकले रहे अभी? लिख लो इसको, ठीक है ना? ये तुम्हारे में प्रॉब्लम है, ठीक है ना? क्यूब वाली प्रॉब्लम। समझ पाए? तो एक में वहां पे भी रखा हुआ है कॉर्नर पर भी, तो उसको आप याद रखना कि ऐसे आता है, प्लीज कंफ्यूज मत होना। ठीक है? समझ पाए भी? तो मैंने आपको आज इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डिफिनीशन बताया कि निकालते कैसे हो। सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड करते हो EDS cos थीटा। और गॉस थ्योरम क्या होती है? कितना चार्ज इंक्लोज है सरफेस में, डिवाइड कर दो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। दैट्स इट। एक बार देख लो, आप डाउट हो तो पूछ लो प्लीज। हाँ बोलो। बिल्कुल सेंटर पे है, तो अंदर ही ना सरफेस के, बिल्कुल आएगा। सरफेस के अंदर जो वही तो आप बात कर रहे हो आप। गॉस थ्योरम वही तो है कि क्लोज सरफेस के अंदर जितना चार्ज हो। बाहर का हम काउंट नहीं करेंगे, बाहर तो नहीं आएगा उसका फ्लक्स कुछ, लेकिन अंदर है क्लोज सरफेस के, उसका कुछ चार्ज आएगा। यहां पर वही तो हुआ कि केवल इसका Q/8 पार्ट सरफेस के अंदर आएगा चार्ज इनक्लोज सरफेस में, और जो बाकी पार्ट क्या है बाहर है, उसका फ्लक्स नहीं कंट्रीब्यूट होगा। इसलिए मैंने उसको नहीं लिखा है, Q/8 लिखा हुआ है। समझ पाए ना? अभी मैं कल इसका एप्लीकेशन मतलब तुमको सिखाऊंगा, ठीक है ना? इसका एप्लीकेशन कहाँ का करते हो फील्ड निकालने में, ये सब। ठीक है? फिर तुम न्यूमेरिकल्स करोगे, सीख जाओगे। आप चाहे तो यहाँ मेंशन भी कर लेना, ठीक है ना? कि अगर आप अगर कॉर्नर पे रख रहे हो, ठीक है ना, इट विल बी शेयर्ड बाई 8 क्यूब्स, 8 सच क्यूब्स विल शेयर दिस चार्ज। तो किसी भी एक क्यूब से कितना आएगा? Q/8 हो जाएगा। मतलब ये वाला चार्ज ऐसे यहाँ से पास होगा Q/8 टाइम। समझ पाए ना? तो आप लिख लो अगर बोलना हो तो। किसी को डाउट है क्या इसमें? बोलो प्लीज, अभी इसको पूछ लो आप, ठीक है ना? बाद में कंफ्यूज रहोगे फिर। किसी को डाउट है क्या? हाँ बोलो। हाँ, Q/8 इस पूरे क्यूब के अंदर से पास होगा, सेंटर पर नहीं, इस पूरे क्यूब से इतना चार्ज पास होगा, जो कि मतलब इसके अंदर आ सकता है चार्ज। कितना आ सकता है? Q/8। डाउट है क्या अभी भी? क्या बोल रहे हो? देखो ध्यान से, कितनी बार रिपीट कर रहा हूं, अगर किसी भी कॉर्नर पे रख रहे हो चार्ज, ठीक है ना, तो इनक्लोज कैसे होगा? जब बनाओगे आप 8 क्यूब्स, मतलब ये चार्ज कैपिटल क्यू चार्ज शेयर्ड होगा बाई 8 क्यूब। इतना क्लियर हुए? बोलो। अगर आप किसी भी क्यूब के कॉर्नर पर रख रहे हो चार्ज कैपिटल क्यू, तो इट विल बी शेयर्ड बाय द 8 क्यूब। यहां पे है कितना क्यूब? एक क्यूब, तो हर एक क्यूब से कितना पास होगा? Q/8। तो Q/8 चार्ज इस फ्लक्स इस क्यूब के अंदर आएगा। और हम जब लिखते हैं गॉस थ्योरम में, तो जो हम क्यू अपान ये करते हैं, यहां पे क्या आता है बोलो?
क्यू इनक्लोज आता है, कितना उस सरफेस से पास हुआ, तो यहां से कितना पास हुआ, Q/8 निकला। समझ पाए आप? तो इस टोटल क्यूब का फ्लक्स हो गया ये, क्या बोलो, इस टोटल क्यूब का फ्लक्स ये हो गया। और तीन, इसमें 6 फेसेस होते हैं, 3 फेस का फ्लक्स 0 हो गया क्यूब में, तो 3 फेसेस का इतना आएगा पूरा, तो एक फेस का क्या हो गया, ये हो गया, पूरे क्यूब का है, इसी क्यूब का। हम चार्ज निकालने के बाद बाकी क्यूब भूल गए, मतलब नहीं अपने को, समझ पाए ना? हमने बस चार्ज निकाल लिया कि इस क्यूब में Q/8 चार्ज है, दैट्स इट। समझ पाए? उसके बाद हम केवल इस क्यूब की बात कर रहे हैं। अब 8 क्यूब बोल जाओ आप, उसका क्या मतलब अपने को, हमको केवल चार्ज चाहिए ना इसके अंदर, इस थ्योरम से चार्ज चाहिए अपने को बस, तो Q/8 चार्ज हो गया। बाकी बोलो, किसी डाउट है क्या? बोलो, हाँ बोलो, डाउट हो प्लीज पूछ लो, अभी लिखा हुआ है, ये आने चाहिए, ठीक है ना? लिखो क्वेश्चन, लिखो, बात नहीं प्लीज, लिखो ए यूनिफॉर्म, बात नहीं प्लीज, लिखो ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 100 न्यूटन पर कूलम, 100 न्यूटन पर कूलम exist in the space, exist in the space, exist in the space in x, exist in the space in x direction। इतना लिखा, बोलो, फुल स्टॉप करो, आगे लिखो, कैलकुलेट द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड, calculate the flux of this field, calculate the flux of this field in yz plane, calculate the flux of electric field in the yz plane। इतना लिखा, फुल स्टॉप करो, आगे लिखो इसी में, टेक द नॉर्मल, take the normal along the positive x-axis to be positive, take the normal along positive x-axis to be positive। ठीक है, ऐसे गिवन है, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन थी 100 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, कैलकुलेट करो कितना आएगा, सिंपल प्रॉब्लम है। अच्छा, मैंने कुछ एरिया वगैरह बोला हुआ था, नहीं बोला क्या एरिया? दोबारा सुन लो पहले एक सेकेंड। मैंने बोला है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, 100 न्यूटन पर कूलम एग्जिस्ट इन द स्पेस इन एक्स डायरेक्शन, ये बोला था मैंने, ठीक है। देन कैलकुलेट द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड, इतना लिखा, फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड, आगे लिखो थ्रो ए, वो मैंने स्किप कर दिया था, भूल गया था, थ्रो ए स्क्वायर एरिया, थ्रो ए स्क्वायर एरिया, थ्रो ए स्क्वायर एरिया ऑफ एज 8 सेंटीमीटर, ऑफ एज 8 सेंटीमीटर इन द YZ प्लेन। ठीक है, अलग से लिख लो, लिख लेना भी, थ्रो ए स्क्वायर एरिया ऑफ एज 10 सेंटीमीटर प्लेस्ड इन द YZ प्लेन, ये लिख लो आप प्लीज, ठीक है ना? दोबारा लिख लो प्लीज, उसको काटो, क्वेश्चन पूरा लिख लो दोबारा अलग से ना। थ्रो ए स्क्वायर एरिया ऑफ एज 10 सेंटीमीटर, इतना लिखा, प्लेस्ड इन द YZ प्लेन, दैट्स इट। काटो क्वेश्चन पूरा, लिखो दोबारा से, लिखो ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट, सॉरी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 100 न्यूटन पर कूलम, इतना लिखा,
बोलो, आगे लिखो, एग्जिस्ट इन द स्पेस इन एक्स डायरेक्शन। अलग से लिख लो प्लीज, क्यों नहीं लिख रहे हो, 2 लाइन का लिखा हुआ तो बस। एग्जिस्ट इन द स्पेस इन एक्स डायरेक्शन, लिख गया सभी का? ठीक है, फुल स्टॉप करो, आगे लिखो, कैलकुलेट द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड, कैलकुलेट द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू ए प्लेन एरिया, थ्रू ए प्लेन स्क्वायर एरिया, ठीक है, ऑफ एज 10 सेंटीमीटर प्लेस्ड इन द वाई जेड प्लेन, ठीक है। और मैंने बोला कि टेक द नॉर्मल अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस टू बी पॉजिटिव, ठीक है। अब निकालो फ्लक्स कितना आएगा, देखो ध्यान से, कहीं गलती कर रहे हो क्या? लिख लेना सभी का, क्यों 0 आएगा, करो अपने, मैं बोल रहा हूँ यार लिख लो प्लीज, दोबारा से बोल रहा हूँ, मान लो 2 लाइन गलत हो गया, कट कर देते। देखो यहाँ पे 1 सेकंड देख लो फिर करना, सुनो बात नहीं प्लीज, देखो आप बस इतना सुन तो लो 1 सेकेंड। आपके पास ऐसे मेंशन है ना कि जो आपका स्क्वायर रखा है, कहां रखा है बोलो अपने से, कौन से प्लेन में है, वाई जेड प्लेन में, मतलब स्क्वायर इस वाले प्लेन में कंस्ट्रक्ट है कि नहीं बोलो, मतलब जो भी आपका स्क्वायर है इस वाले प्लेन में है, वाई जेड प्लेन में, ये वाले प्लेन में, समझ पा रहे हो, इस प्लेन में है स्क्वायर, इतना क्लियर हुआ, बोलो। अब ध्यान से देखो, जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन थी वो गिवन है एक्स डायरेक्शन में, मींस 100 आई कैप, बोल सकते हैं ना ऐसे, 100 आई कैप, इतना क्लियर है, बोलो, ठीक है। अब जो आपका स्क्वायर है 10 सेंटीमीटर उसका साइड गिवन है, कितना गिवन बोलो, 10 सेंटीमीटर। तो अब अगर इस स्क्वायर का साइड 10 सेंटीमीटर है तो एरिया कितना आएगा बोलो, 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर किस में कन्वर्ट कर लोगे बोलो उसको आप, एसआई में। तो आप बोल सकते हो कि 10 सेंटीमीटर ऐसे स्क्वायर करते आप, ये नहीं करते, बोलो अपने से। इसका मतलब यह हो गया कि जो एरिया हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर या 100 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। डाउट है क्या किसी को, बोलो, डाउट है क्या किसी को? और ध्यान सुनो, अब मैंने आपको क्या सिखाया था कि जो आप एरिया वेक्टर लेते हो हमेशा कहां पे लेते हो, उसके परपेंडिकुलर या सरफेस के नॉर्मल लेते हो आप, ठीक है। तो अब अगर ये वाई जेड प्लेन में है, किसमें बोलो, वाई जेड प्लेन में है, तो इसका एरिया कहां पर आएगा, जो उसके परपेंडिकुलर होगा। तो वाई जेड के परपेंडिकुलर कौन सा प्लेन आएगा, एक्स वाला आएगा, समझ पाए? तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस साइड है कि नहीं है, एक्स में भी, इसका एरिया वेक्टर भी इधर ही आया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया में कितना एंगल आया, 0 डिग्री। तो इसका फ्लक्स कितना आएगा बोलो, फ्लक्स हो जाएगा सिंपल सा, ई और ए को आप मल्टीप्लाई कर दो, दोनों के बीच एंगल कितना है बोलो, 0 है। या आप चाहे तो आप लिखो ई एस कॉस थीटा, कॉस 0 इज 1, तो ई एस हो जाएगा ना इंटू एरिया, ई है कितना बोलो 100 है, इंटू एरिया कितना है बोलो 100 इंटू 10 टू द पावर -4, तो 100 इसको नीचे ले जाओगे 10 पावर 4 हो गया, ये ऊपर बनेगा 10 पावर 4, 10 पावर 4 क्या हो गया बोलो 1। अभी समझ पाए? और आपने एसआई में किया हुआ है, मतलब क्या लिखोगे आप, वोल्ट मीटर। अभी क्लियर है ना, बोलो, सिंपल से मैंने बोला हुआ था, ठीक है ना, कि स्क्वायर वाई जेड में रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में है, तो कैसे निकालोगे एरिया, डिफिनेशन प्लीज आप याद रखना, एरिया गलत मत करना, ठीक है ना। एरिया हमेशा लोगे आप जिस प्लेन में स्क्वायर है उसके परपेंडिकुलर, अगर आपका अगर स्क्वायर वाई एक्स में होता तो कहां लेते एरिया बोलो, जेड में, और अगर आप पास जेड एक्स में लोगे वाई में लोगे। अभी क्लियर हुए ना, बोलो, डाउट है क्या? तो ऐसे आप करोगे प्लीज, कोई नहीं, डाउट पूछ लो आप, ठीक है ना, कोई नहीं, रिवाइज कर लो, इसमें डाउट नहीं किसी को, ठीक है। तो अब आप कल ना प्लीज रिवाइज करके आना, ठीक है ना, मैं इसका कल कुछ एप्लीकेशन करा दूंगा और कुछ न्यूमेरिकल्स करा दूंगा, सीख जाओगे आप, ठीक है। आप ट्राई करना इसके न्यूमेरिकल्स आज, फ्लक्स वाले, समझ पा रहे हो ना, तो फ्लक्स के न्यूमेरिकल आप ट्राई करना प्लीज। सुनो बात नहीं यार,
अपने आप अब आप पीवाईक्यू के फ्लक्स वाला भी सेक्शन कर सकते हो, ठीक है ना, समझ पा रहे हो? मतलब इलेक्ट्रोस्टेट का जो आपके पास चैप्टर मेंशन है ना उसमें पीवाईक्यू में, आप पूरा चैप्टर कर सकते हो, आपने सब कुछ पढ़ लिया हुआ है, ठीक है।